गौतम दा, लेकिन एक बार बताइए, मैं जरा लेफ्ट पार्टियों की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, जरा केरल चलते हैं। गौतम दा, क्या पिनरई विजयन ने अपने आप को लेफ्ट का सबसे बड़ा लीडर साबित कर दिया अब? और क्या ये माने कि जिस तरह से उन्होंने 2 बार चुनाव जीत चुके लोगों को टिकट नहीं दिया, कई का टिकट काटा, क्या अब लेफ्ट का मतलब पी विजयन हो गया या सीपीएम का मतलब पी विजयन हो गया? सही बात गौरव। लेफ्ट का जो ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स जो दिखाना है देश में, वो पिनारी विजयन दिखा रहा है। वो बंगाल में कांग्रेस के लिए जो वामपंथी लोग जो अलायंस किए थे, पिनारी विजयन अंदर से उसके खिलाफ थे, वो उतना पसंद नहीं करते थे। आपको याद होगा कि इसके कारण एक बार पॉलिट ब्यूरो में भी इस बारे में चर्चा हुई थी। तो सीपीआई के बारे में मुझे पता नहीं है उतना, सीपीएम के अंदर ये चर्चा हुई थी कि ये जाना सही है हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन स्टेट पार्टी जो था बंगाल का, उन्होंने मजबूर किया पॉलिट ब्यूरो को कि नहीं जाना चाहिए, नहीं तो हम कुछ अपना जमीन नहीं वापस ले सकते। लेकिन वो गलत साबित हो गया, क्योंकि बंगाल का जो सीपीएम कैडर है वो भी कांग्रेस का जमाना में त्रस्त थे। कभी कैडर का कोई नेताओं का तालमेल होता है, कैडर का नहीं होता है। इसके कारण ही ये जो आईएसएफ जो नया जोड़ गया, इसके लिए तो वामपंथी के अंदर तो बहुत बड़ा डिबेट चल रहा था। वो जो खास सीपीएम का जो बहुत सारे मैगजीन है, कागज है, मैंने पढ़ रहा था, सबने सवाल उठाया था कि क्यों इसके साथ जा रहा है। तो उसको जो सुविधा थे उसका मन में, उसका ही रिफ्लेक्शन हुआ, और लेफ्ट को भी भरोसा नहीं किया। इसके कारण क्योंकि वामपंथी पॉलिटिक्स जो होना चाहिए वो पिनाराई विजयन जो दिखा रहा है कांग्रेस के खिलाफ, तो उनका एक अपना नेशनल अल्टरनेटिव पॉलिसी है। आई एम नॉट नहीं बोल रहा हूँ कि नेशनली वो आएंगे, कभी पिनाराई विजयन ने सपना नहीं देखता है कि वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो केरल तक ही चलना चाहते हैं। केरल के विकास के लिए देखिए, वो आईएमएफ में जो आर्थिक विशेषज्ञ है उनको सहारा लेते हैं। जो बाकी वामपंथी सोचते हैं कि वो तो पूरा बुर्जुआ पॉलिटिक्स करता है, बुर्जुआ इकोनॉमी है, वो पिनारी विजयन मानते नहीं है। तो इसलिए पिनारी विजयन थोड़ा लेफ्ट पॉलिटिक्स को अब समय के हिसाब से बदला। गौतम दा, थोड़ा तमिलनाडु भी आते हैं। गौतम दा, तमिलनाडु में जैसे हमने देखा, जयललिता और करुणानिधि के बिना ये पहला चुनाव था, और इस बार क्योंकि शशिकला ने भी रिटायरमेंट ले लिया, तो तमिलनाडु से क्या मैसेज आप देखते हैं? एक कि द्रविड़ राजनीति में एमके स्टालिन सबसे बड़ा चेहरा हो गए, दूसरा जयललिता का पलनीसामी ने अपने आप को जयललिता का निर्विवाद तरीके से उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, उत्तराधिकारी बन गए वो, और पार्टी में अब उनको चैलेंज करने वाला है, क्योंकि शशिकला अलग हो गई, उनके परिवार में जो पार्टी बनी अलग से, उसने भी कुछ ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो ये पलनीसामी भी स्टैब्लिश हो गए जयललिता के उत्तराधिकारी के रूप में। देखिए, तमिलनाडु का पॉलिटिक्स में डीएमके और एआईडीएम के बीच में एक ध्रुवीकरण होता है, और वहां पे भी 5 साल का अंदर इसी तरह के दबाव परिवर्तन होता है। इस बार तो तमिलनाडु में हुआ है, केरल में हुआ नहीं। और सारे 5 राज्य में सारे आप देखेंगे, एक है जो तीसरी ताकत जो बोल के जो आए थे, वो सारे ध्वस्त हो गए। और शशिकला भी चुनाव का पहले एक पार्टी फॉर्म करके उन्होंने मैदान में, तो वो कोई कामयाब, सिर्फ कमल हसन का कुछ मिला है। लेकिन बाकी जो लड़ाई है वो दोनों पार्टी का बाइपोलर पॉलिटी हो रहा है कि जो तीसरे पार्टी का कोई स्थान नहीं हो रहा। तो इसलिए डीएमके का बाद एआईडीएमके का जो लीडरशिप वो एस्टेब्लिश है। अच्छा, एक बड़ी खबर आ रही है गौतम दा, रोकूंगा आपको। पश्चिम बंगाल से खबर है जहां मतगणना के बीच झड़प हुई है। देखिए, मतदान के दिन तो हमने झड़पें देखी थी, लेकिन अब मतगणना के दिन भी झड़प की खबर आई है, जो बताता है कि पश्चिम बंगाल में पॉलिटिकल वायलेंस बहुत ज्यादा है अभी भी। दोमजुर में टीएमसी और बीजेपी समर्थकों में हाथापाई हुई है। तस्वीरें देखिए उस वक्त की जब वहां हंगामा हो रहा था, कई समर्थक यहां पर घायल हुए हैं पॉलिटिकल पार्टियों के, और पुलिस ने वहां पर हल्का बल प्रयोग भी किया स्थिति को काबू में करने के लिए। तो ये दोमजुर में टीएमसी और बीजेपी समर्थकों में हाथापाई हुई है। ये इतना वायलेंस क्यों होता है शोभना सिंह जी बंगाल में? इलेक्शन भी आप देखें तो कूच बिहार में जो हुआ, शीतलकुची में जो हुआ, हर चरण में कहीं ना कहीं वायलेंस की खबरें आती रही, गाड़ियां टूटती रही, पत्थरबाजी होती रही। अब काउंटिंग के दिन भी फिर वही खबर। नहीं, ये तो है ही। ये आप देखिए, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, गौतम सर है यहाँ पर, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन देखिए गौतम सर आपको कहने से थोड़ी ना है ये ऐसा, बंगाली है ये ऐसा, बंगाली है ऐसा, उसका आवेग सबसे ज्यादा है।
इसीलिए ना बंदूक लेकर खुदीराम प्रफुल्ल चौकी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी उतर आया था जब दूसरा स्टेट का लीडर खुदीराम बोस तो अंग्रेजों से लड़ने गए थे ना, यहाँ पर आप ये अंग्रेज हैं क्या? सोच रहा था बंगाली उतरने आया था। नहीं, सुभाष चंद्र बोस और खुदीराम बोस तो अंग्रेजों से लड़ने गए थे। ये अंग्रेज हैं क्या जिनसे लड़ रहे हैं आप लोग? ये दिखा के आप ये प्रूव नहीं कर सकेंगे जो बांग्ला में राजनीतिक परिस्थिति और हिंसा ज्यादा होते हैं। शीतलकुची में एक सेंट्रल बाहिनी आके जहां पर आम आदमी के ऊपर गोली चला के 4 लोगों को मार दिया था, ये वहां पर कुछ हुआ था? कोई टीवी में दिखाया था क्या वहां पर सेंट्रल फोर्स का ऊपर हंगामा हुआ? ऐसा कुछ नहीं हुआ था। 28 किलोमीटर दूर वहां से जहां पर उस पर रिपोर्ट भी आ चुकी है और उसमें इलेक्शन कमीशन ने जो कहा है उसके मुताबिक वहां पर क्योंकि वायलेंस बहुत ज्यादा हो गया था। जितना कम बात कीजिए उतना अच्छा है, जितना कम बात कीजिए उतना अच्छा है। अरे साहब, तो चुनाव तो वही कराता है ना देश में, या आपने अपना इलेक्शन कमीशन बना लिया कोई अलग से? लेकिन वो कराते हैं बीजेपी के लिए, लेकिन बंगाल का मैं तो बोल रहा हूँ, बंगाल का जनता अलग है। ये बिहार, गुजरात, यूपी नहीं है। बंगाली को इतना इजी उल्लू नहीं बना सकते हैं जितना ये बंगाली का सोच। ये लोग पॉलिटिक्स में गोखल ने क्या बोला था, व्हाट बंगाल। अरे तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता वहां पर और टीएमसी के जो कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हैं वो दोनों ही तो बंगाली हैं। क्या बात कर रहे हैं आप लोग बंगाली को नहीं समझते। आफ्ताब भाई आप हंस रहे हैं। आफ्ताब भाई वो जिसको मारते हैं वो दूसरा होता है क्या कोई? अब कुछ ऐसी सी बात आ जाती है जो आदमी बोलना इस तरह से करता। हाँ, ये मानते हैं कि बंगाल के लोग सेंसिटिव होते हैं, हर तुरंत किसी बात पे ऑब्जेक्शन करने में माहिर हैं। ये सेंसिटिव लोग हैं। आप भी बंगाली हैं, उल्लू गौतम दा भी बंगाली हैं, सोमनाथ सिंह भी बंगाली हैं और मुझे लगता है प्रसून जी भी बंगाल से ही हैं। तो आप लोग क्या इतने वायलेंट है कि आप मारपीट कर देते हैं, शुरू कर देते हैं तुरंत? नहीं, ये इतने आराम से बात कर रहे हैं आप, इतने अच्छे से बात कर रहे हैं। तो इसीलिए वो जो भी हो रहा हुआ होगा किसी वजह से, वो मालूम नहीं जगह का आपने न्यूज दिया, ठीक है। लेकिन जो अभी ओवरऑल डिस्कशन चल रहा है उसमें यही बात समझते हैं कि हाँ, ये बंगाल का, अभी मैं बधाई भी दूंगा, नहीं देना चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा कि तृणमूल को उनकी जीत के लिए बधाई, लेकिन जो वहां पे वायलेंस है या जो करप्शन का जो मामला है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। और एक बात तो सबसे बड़ा चैलेंज है इस जीत के साथ कि कोरोना विस्फोट होगा बंगाल में, और इसके लिए सारा जवाबदेही भारत सरकार की होगी। बंगाल में कोरोना विस्फोट होगा जैसे महाराष्ट्र में कोरोना विस्फोट भारत सरकार की जवाबदेही क्यों होगी? भारत सरकार की जवाबदेही क्यों होगी? जो तैयारी, जो बड़े पैमाने रिस्पॉन्स, जाहिर सी बात है, जितना जो भारत सरकार का बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका काम है। आज जो प्रधानमंत्री एक्टिव हुए हैं, आज से अगर 1 महीना पहले एक्टिव होते पूरे साल भर की तैयारी होती, ऑक्सीजन क्राइसिस में लोग मर रहे हैं, आपको मैं बता सकता हूं। देखिए बार बार भाई उंगली उठ रही है आपके ऊपर, बार बार। देखिए हम बात वायलेंस पे गए थे, वायलेंस से होते होते कोरोना पर आए और वो भी उंगली आपके ऊपर उठ गई। मसला ये है कि आप एक बार बताइए, अपनी दायित्व निभाने में मैं जवाब दे लेता हूँ, हमारे साथ बीजेपी से प्रसून जी है, उनसे जवाब ले लेता हूँ। प्रसून जी जवाब दीजिए। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी राज्य सरकार के अंदर में थी, वो यहाँ लॉकडाउन लगा सकती थी, वो यहाँ अस्पतालों का विस्तार कर सकती थी, बेड्स का विस्तार कर सकती थी। हेल्थ जो है तो स्टेट का सब्जेक्ट है। अब बार-बार केंद्र पर दोषारोपण कर रहे हैं। कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया तो स्टेट का, गवर्नमेंट के हाथ में ये कहाँ होता है? स्टेट का जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो स्टेट के जो राज्य सरकार के अंडर में होता है, जो इलेक्शन कमीशन ने जो ये एक अपना जो जवाब प्रत्युत्तर दिया था मद्रास हाईकोर्ट के में, वहां पे उसने कहा था कि हमने लोकल जो प्रशासन है उनको कह रखा था कि वहां पर जो भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयां करनी आप अपने हिसाब से करिए और इलेक्शन कमीशन की जो दिशा निर्देश है उसके अनुरूप ही लागू होगा। स्टेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एब्डिकेट कर दे पूरी तरह से, सामान्य प्रशासन ध्वस्त हो जाए, जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, जो पीएचईडी मंत्रालय है, जो अन्य पीडब्ल्यूडी मंत्रालय है, उसको क्या इलेक्शन कमीशन लेकर के चलाएगा? ये सारी संस्थाएं ध्वस्त हो गई थी। जो ममता बनर्जी महोदया पर जब प्रतिबंध लगाया गया तो वो स्टेट जो स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उनको अपना बैठक लेना चाहिए था, वो वहां बैठ करके पेंटिंग कर रही थी। तो इन सब चीजों में स्टेट अपने उत्तरदायित्व से विमुक्त नहीं हो सकता। अगर आज सरकार बन गई तो फिर भी आप कैसे कर सकती, केंद्र की जिम्मेवारी अकेली, मिलजुल करके आगे बढ़ेंगे। आप अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करें और केंद्र सरकार अपनी जिम्मेवारियां निभाएंगी। वैक्सीन हेजिटेंसी तो अभी कह रहे हैं कि वैक्सीन आप क्यों नहीं दे रहे हैं, तो आपको तो दे दिया 50%, आप फिर प्रोक्योर करके दे। केंद्र सरकार तो राज्य के लोगों को ही तो अपना फ्री में वैक्सीन दे रही है, केंद्र के अलग से लोग तो होते नहीं, केंद्र का मतलब राज्य के ही तो लोग होते हैं। तो मिलजुल करके आगे बढ़े। कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स को हर जगह क्यों घुसाना है?
दूसरी बात, हिंसक लोग नहीं होते। जवाब दीजिए सोमनाथ सिंह गौराई। सोमनाथ सिंह गौराई जवाब दीजिए। मैं सोमनाथ सिंह गौराई को लाना चाहूंगा। चाहता हूँ तो यूपी में तो सबसे खराब हालत है, तो जोगी जी रिस्पॉन्सिबल है क्या? मोदी जी नहीं, जोगी जी है क्या इसके लिए? मैं वही पूछना चाहता हूँ। तो जोगी जी, जो ममता बनर्जी जैसे विफल हुआ, जोगी जी भी विफल हुआ, ये भी मान लीजिए ना। मान रहे हैं आप? एक मिनट प्रसून जी की आवाज आने दीजिए। प्रसून जी बताइए, जवाब दीजिए। अभी ये विपदा समाप्त कहाँ हुई है जो सफलता विफलता का पैमाना खोज रहे हैं? हम लोग सब लोग दायी भी हैं, अब सब लोग को उत्तरदायित्व लेना भी चाहिए, सब लोगों को मिलजुल करके आगे बढ़ना भी चाहिए। फिंगर पॉइंटिंग देखिए, हम लोग ना करिए। इंटरनेट के थ्रू बात कर रहे हैं। कोरोना काल में हमारे लिए भी चैलेंज है थोड़ा, तो एक चैलेंज ये भी समझिए कि दो लोग एक साथ नहीं बोल सकते, क्योंकि एक ही शख्स की आवाज ऑन एयर जाएगी। प्रसून जी आपने बोल लिया, आप सोमनाथ सिंह गौराई आप बोलिए। नहीं, मैं प्रसून जी को वही पूछना चाहता हूँ। ममता बनर्जी यहाँ पर विफल है, तो जोगी जी क्या सफल है? यूपी का हालत सबसे खराब है, ऑक्सीजन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट खुद बोल रहा है। हेलो, नहीं आवाज आ रही, बोलिए बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट खुद बोल रहा है कि ये हालत के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। जो फर्स्ट वेव में कोरोना और सेकेंड वेव में कोरोना, एक्चुअली ये जो गवर्नमेंट है ना, मोदी जी का और अमित शाह का गवर्नमेंट, सब आप देखिए नोटबंदी में फेल है, जीएसटी में फेल है, ये लोग बोला था जंगी हमला नहीं होगा, उसमें फेल है। आज तो आप जो बोलिए सोमनाथ सिंह गौराई, आज तो आप जो बोलिए आज सब मानना पड़ेगा। आज जीत आपकी है, और जो जीता वही सिकंदर। अब इसमें विश्लेषण आप कुछ भी करते रहिए, लेकिन इंडियन डेमोक्रेसी में नंबर मैटर्स, और नंबर मैटर करते हैं, और नंबर ये बता रहे हैं कि टीएमसी ने आज शानदार जीत हासिल की है, और इसके लिए आपको बधाई एक बार फिर से। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।